बहुत दूर आ गए हैं चलते चलते इतने बरसों में, मगर अब तक गरीबी और जिहालत राज करती है। हमारे पांव रोके है अभी तक भूख बेकारी, मगर आज़ाद भारत की मोहब्बत राज करती है। हम हमेशा गौर व फिक्र करते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम्स में भी, लेकिन हमको आज ये गौर करना है, ये जो हमें आज़ादी मिली है, 71 बरस में हम दाखिल हो रहे हैं, तो इस आज़ादी का हमने कितना फ़ायदा उठाया और इस आज़ादी का फल उन तक पहुंचाने की कोशिश की या उन तक पहुंचा भी दिया जिन्होंने आज़ादी के वक्त ये सोचा था कि जब आज़ादी मिलेगी तो हमारे दिन बदल जाएंगे। क्या उनके दिन बदले? हमें यह भी गौर करना है कि कहां कहां ऐसे स्पीड ब्रेकर्स मौजूद हैं हमारे इस आज़ादी के साथ जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हमें यह भी गौर करना है कि बहुत से लोग इस आज़ादी में पीछे क्यों रह गए हैं, बहुत से लोग इतनी दूर क्यों रह गए हैं, वो इतनी पस्ती में क्यों चले गए हैं कि उनका फिर बुलंदी की तरफ आना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। हमें गौर करना है सबका साथ और सबका विकास क्या हो पा रहा है या नहीं, बहुत गौर करना है। और सिर्फ ये गौर करना है कि आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ादी से हमें क्या मिला और इस आज़ादी को संभालने और संवारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी सब पर गौर करने के लिए हमारे साथ आज 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं, तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज कुर्बान साहब यहां पर एक सहाफ़ी की हैसियत से तो मौजूद है ही, लेकिन खुसूसी तौर पर हमने इनको इसलिए दावत दी है कि इनका ताल्लुक उस खानवादे से है जिनका आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इनके वालिद साहब को कोई फरामोश नहीं कर सकता है। और ये जब हम आगे बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैप्टन अब्बास अली का इस पूरी आज़ादी के सिलसिले में उनकी जद्दोजहद का कितना बड़ा हिस्सा था, उस पर भी हम बात करेंगे। और इन के जैसे लोग जिनके खानदान का आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, वो आज कैसा सोचते हैं, क्या मुल्क उनको वो सब कुछ दे पाया जिसके लिए इनके घर वालों ने, इनके अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, इस पर भी गौर करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान आज मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर जनाब अख्तरुल वासे साहब मौजूद हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं, पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब का। जोधपुर से खास इस प्रोग्राम के लिए आप तशरीफ लाए हैं, हम इसलिए उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे दरमियान एक बहुत ही फाल शख्सियत और साबिक IPS ऑफिसर जनाब VN राय साहब भी मौजूद हैं, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। कुर्बान भाई, मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, जब लाल किले की फसील से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करते हैं या आपको जगह जगह तिरंगा लहराया जाता है, परचम कुशाई होती है, और ये जब आज़ादी का एक जश्न का सा जब माहौल होता है, तो आप और आपके जैसे वो लोग जिनके अजदाद की बहुत कुर्बानियाँ हैं अमली तौर पर, वो किस तरह महसूस करते हैं? आज़ादी की लड़ाई के किस्से अपने मरहूम वालिद से सुने हैं, जो कि मुजाहिद आज़ादी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज में थे, आज़ाद हिंद फ़ौज में, और उनको सज़ाए मौत हो गई थी। लेकिन चूँकि मुल्क आज़ाद हो गया और इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी पंडित नेहरू की क़यादत में, तो उनकी रिहाई हो गई। वो किस्से जो सुनते थे तो उससे रोंगटे खड़े होते थे, और ये था कि वाकई मुल्क की आज़ादी के लिए लोगों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं। और मेरे एक अकेले वालिद नहीं, हज़ारों लाखों लोग थे जो 90 साल आज़ादी की लड़ाई सन 1857 से लेकर 1947 तक लड़ी गई, जिसे हम नेशनल मूवमेंट का पीरियड मानते हैं। तो उसके बाद लगता है कि ये आज़ादी कितनी बड़ी कीमत चुका करके हमको हासिल हुई है। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग, कई बार मैं भी लाशऊरी तौर पे उसी तरह से सोचने लगता हूँ कि शायद ये हमें ऐसे ही मुफ्त में मिल गई है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। और उस कुर्बानी के अलावा जो मकसद था आज़ादी हासिल करने का, सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेज़ से की ग़ुलामी से हमें आज़ादी हासिल हो जाए, बल्कि ये था कि इस मुल्क में हर तरह का जो इस्तेसाल है वो ख़त्म हो। मेरे मरहूम वालिद ने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी ना रहूं किसी का दस्ते निगर में लिखा है बहुत वाज़ेह तरीक़े से कि अपने इस अज़ीम मुल्क को अपनी ज़िंदगी में आज़ाद होते हुए देखने की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर के बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये मुल्क ज़ात, बिरादरी, फ़िरका परस्ती
ज़बानी जो तशद्दुद है उसको लेकर के, जो जिस तरह की एक बड़ी खाई है अमीर और गरीब के बीच में, उसे देख करके तकलीफ़ होती है। क्योंकि बाद में उनका ताल्लुक़ सोशलिस्ट मूवमेंट से भी रहा, इसलिए वो सोशल जस्टिस के लिए भी काफ़ी अपनी ज़िंदगी भर लड़ते रहे, और इसको देख करके हमेशा उनको तकलीफ़ होती थी। और बाज़ औक़ात वो कहते थे कि मैं इस आज़ादी को देखने के लिए इसको अगर आज़ादी का मतलब था तो ज़िंदा क्यों हूँ। तो इसलिए ये कि आप, सही बात यह है कि हम उसकी वैल्यू नहीं जानते जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली है, लेकिन साथ ही एक इत्मीनान ये है कि तीसरी दुनिया के मुल्कों में हिंदुस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पिछले 70 वर्षों से जमहूरियत, डेमोक्रेसी न सिर्फ ये कि मजबूत हुई है बल्कि परवान चढ़ी है। क्योंकि बाकी आप अपने आस पड़ोस के ममालिक देखें और तीसरी दुनिया के और तमाम ममालिक देखें जो हिंदुस्तान के साथ आज़ाद हुए, उनमें या तो डिक्टेटरशिप रही या फ़ौजी हुकूमत रही। और हिंदुस्तान इस मामले में खुशकिस्मत है कि उसने अपनी एक जमहूरी निज़ाम जो कायम किया गया था सन 52 से, जिसके ज़रिए से इलेक्शन होते आ रहे हैं, तो उसमें आज गरीब का बेटा भी और ख़ुद मौजूदा वज़ीर आज़म भी ये क्लेम कर सकते हैं कि एक चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। तो ये एक हमें जमहूरियत की बड़ी देन है। अख्तर वासिफ़ साहब, खून शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशां हिंदुस्तान आज़ाद है। ये जो आज़ादी है, ये किस सतह पर आप इसको महसूस करते हैं? एक हिंदुस्तानी मुसलमान के तौर पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसी समाज और मुल्क का हिस्सा हूँ जहाँ पे कि सेकुलर जमहूरियत है। मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि जो दस्तूर हमारे आइन साज़ों ने और मुजाहिदीन आज़ादी ने हमें अता किया, उसके अंदर जो बुनियादी हुकूक दिए गए, जो सबको दिए गए वो तो दिए ही गए, लेकिन साथ में अक़लियतों का ख़ास ख्याल रखा गया। तो इस एतबार से अगर आप देखें, दूसरी बात जो है वो ये कि मैं इसलिए भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में ना रूलर हूँ ना रूल्ड हूँ, बल्कि को रूलर हूँ, इक़्तिदार में बराबर का शरीक हूँ। एक वोट आपका भी है, एक वोट मेरा भी है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो गैर मामूली बात है। ये सब अपनी जगह है, लेकिन चूँकि जिससे जितना ताल्लुक़ होता है उसके बारे में फ़िक्रमंदी भी उतनी होती है। मुल्क में जो हालात पैदा किए गए हैं कुछ क़ुव्वतों की तरफ से, वो हमारे लिए एक तरह से परेशानी का सबब बनते हैं। और इसलिए नहीं बनते कि मैं आपको बता दूं कि मैं किसी मखसूस मजहबी फ़िरक़े को ख़तरे में महसूस करता हूं, खाली इसलिए महसूस करता हूं कि मुझे मुसलमान की नहीं हिंदुस्तान की फ़िक्र है। मेरे लिए मसला ये है कि मैं हिंदुस्तान के मफाद को मुसलमान के मफाद से अलग नहीं समझता हूँ। तो मैंने चूँकि बात शुरू की थी एक हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत से, इसलिए ये बात कही मैंने। और मैं तमाम उसके बावजूद भी मायूस नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है कि सेकुलर जमहूरियत के अंदर जो इस मुल्क की गालिब तरीन गैर मुस्लिम अक्सरियत है, वो बुनियादी तौर पे मिजाजन रवैये के एतबार से सेकुलर है, और उसे सेकुलरिज्म के रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। वक्ती तौर पे कुछ लोग, ऐसा लग सकता है हमें कि इस आज़ादी को गस्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलर जमहूरियत को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फ़िरक़ों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की जो गालिब तरीन अक्सरियत है वो उनके साथ नहीं। बिल्कुल। अदीब साहब, आप तो यहाँ के संसद के एक ऐसे जगह पे रहे हैं जहाँ से लोगों की ज़िंदगी के फ़ैसले किए जाते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि वहाँ से जो है इस अंदाज़ के साथ लोगों के बारे में सोचा गया है कि आज जो है आज़ादी का समर जो है वो सब तक पहुँच पा रहा है? आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में भी एक बात कही कि 71 साल के बाद हमें तज़किया करना चाहिए। बिल्कुल, हकीकत यही है। हर मुल्क, हर कौम को फ़ख्र होता है, अपने उस दिन को याद करता है जिस दिन उसने
उस मुल्क को आज़ाद कराया था। बहिज़त हिंदुस्तानी के हर शख्स को ये नाज है और हमको भी है। तज़किया का जहाँ तक सवाल है, जिन लोगों ने ये मुल्क आज़ाद कराया था उनके जहन में इस मुल्क का एक खाका भी था, वो सांझी विरासत भी उनके दिमाग में थी। अभी जिसका कुर्बान अली साहब ने जिक्र किया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, हर तरफ आपको तरक्की दिखती है। लेकिन अगर तज़किया करिए तो हकीकत तो ये है कि नए नए बैंक खुल गए, बाज़ारें सज गईं, दौलत कमाने का जुनून पैदा हो गया। जिस सांसद की आपने पार्लियामेंट की बात की, वो एक ज़रिया बन गया आमदनी पैदा करने का, दौलत कमाने का जुनून पैदा हो गया। एक तरफ ये शक्ल पैदा हुई, मासूम बच्चों की मासूमियत ख़त्म हो गई, औरतों की इज़्ज़त ख़त्म हो गई, उनकी शर्म व हया ख़त्म हो गई, मर्दों की इंसानियत ख़त्म हो गई। हमें सोचना पड़ेगा कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हकीकत तो सिर्फ ये है कि हम जिस सिमत चल पड़े हैं, वो सिर्फ हमने वो ख्वाब नहीं देखा था। मैं जिस उम्र में हूँ, बचपन में सुनता था, उस वक्त नया नया पार्टीशन हुआ था। स्कूल में बच्चे मुझसे कहते थे कि तुम हिंदुस्तान में क्यों रहते हो, पाकिस्तान बन गया, चले जाओ। मैं घर आके अपने वालिदैन से कहता था, ये मुझे पाकिस्तान क्यों भेजते हैं, मुझे मालूम भी नहीं था। लेकिन जो बड़ा होता गया तो महसूस ये किया कि जो अक्सरियत है वो मेरी मुहाफिज है। इस मुल्क में जो भी अक़लियत रही, उसने 15 अगस्त सन 47 को सोच लिया था कि हम इस मुल्क के हाकिम नहीं रहेंगे, छोटे भाई की हैसियत से रहेंगे। वो आज भी रहता है। लेकिन जो मौजूदा माहौल है, इसमें तज़किया करना बहुत अहम बात है। वेना साहब, जिस तरह अदीब साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इंतखाब किया हिंदुस्तान का, और बचपन से अगर ये इस तरह का सुनते आ रहे हैं, और आज अगर बहुत बड़े बड़े सियासतदान और वज़ीर तक इस तरह की बात कह देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ और ये वो, तो क्या वो सोच आज भी मौजूद है जो इस तरह की बातें करती है, और क्यों करती है? बड़ा एक सीधा सा, अगर उसको बहुत सिंप्लीफाई करके कहें, सरलीकरण करें, तो कहा जा रहा था कि भाई हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशन है, साथ नहीं रह सकते, और मुल्क तकसीम हो गया, मुसलमानों के लिए एक मुल्क बन गया। तो बहुत बड़ी काफ़ी ताकतें थीं, काफ़ी लोग थे जो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान भी हिंदू राज हो जाए, और ये लॉजिकल भी लगता था। लेकिन आप याद करिए कि उस समय जो हमारी रोशन ख्याल लीडरशिप थी, जिसमें महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे, वो कितने मजबूत और कितने पुख्ता यकीन रहे होंगे। उन्होंने ये समझ लिया कि अगर हम हिंदू राज बनेंगे तो हम टूट जाएंगे, ये हिंदुस्तान एक नहीं रह पाएगा, और अगर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो हमको एक रोशन ख्याल, एक सेकुलर डेमोक्रेसी बनानी पड़ेगी, एक प्रोग्रेसिव रोशन ख्याल सेकुलर डेमोक्रेसी बनानी पड़ेगी। और कितनी मुश्किल से उन्होंने ये सेकुलर डेमोक्रेसी बनाई होगी। 1952 के इलेक्शन इसके सबसे बड़े सबूत हैं कि 1951 भर जवाहरलाल नेहरू ने 300 सभाएं की इस देश में, और उन 300 सभाओं में सिर्फ एक सवाल उठाते थे कि भाई अब देश आज़ाद हो गया है, हमारी सूरत क्या होगी, क्या हम एक हिंदू राज बनेंगे या हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क में तब्दील होंगे। और वो समझाते थे उस आवाम को जिसमें मुश्किल से 10 या 12% लिटरेसी का रेट रहा होगा। उनको जवाहरलाल नेहरू ये कन्विंस करते थे कि क्यों सेकुलर डेमोक्रेसी हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों अगर हम सेकुलर डेमोक्रेसी नहीं बने तो क्यों हम टूट जाएंगे, और सेकुलर डेमोक्रेसी बन के किस तरह हम तरक्की करेंगे। और वो समझाते थे। 1952 के इलेक्शन में उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया। ये एक बहुत, जिसे आप कह सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन 70 सालों में भी ये एक जद्दोजहद अभी भी चल रही है। एक बड़ी, जो ख़ास तौर से जो बहुसंख्यक समाज है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश की, उसके अंदर इस तरह के कुछ लोग अभी भी सपने देख रहे हैं जिसमें उन्हें लगता है कि हम एक हिंदू राज जैसी कोई स्थिति ला सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि अब ये नामुमकिन हो गया है। पिछले 70 सालों में हमने इतने इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें सहाफ़ी भी हैं, जिसमें आपके तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं। अब वो उस तरह के सबको साथ लेकर ही चलना मुमकिन हो पाएगा का समाज नहीं बन सकता जो ये लोग चाहते हैं। लेकिन इसमें ख़तरे यही हैं जिसकी तरफ अभी इशारा किया, हम इस पर गौर करेंगे। हम अभी लौट कर आते हैं नाज़रीन इस मुख्तसर वक्फे के बाद। तब तक आप भी गौर कीजिए कि
इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। है वतन जब भी सरे दश्त कोई फूल खिला, देखकर तेरे शहीदों की निशानी रोया। यौम आज़ादी के मौके पर हम बात कर रहे हैं अपनी आज़ादी को लेकर। ये जो आज जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, इस जश्न आज़ादी को बचाए रखना, संभाले रखना भी हम सब का फ़र्ज़ है। जिन्होंने कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को अगर सच्चा खिराज पेश करना है तो हमको इस आज़ादी को संभाल कर रखना है, इस आज़ादी को बचा कर रखना है। हमारे दरमियान कुछ लोग मौजूद हैं, आइए देखते हैं उनके पास क्या सवाल है। जी, आप कुछ सवाल पूछेंगे? आपने अच्छी बातें कही कि क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे पास, लेकिन इसका सलूशन क्या हो सकता है? आई थिंक किस तरह हम आगे बढ़ें कि हमारा देश आगे चल के इस पर आगे निकले, हम अच्छे डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट भी करें हम आगे चल के। हम तो हमें क्या करना होगा, यूथ क्या करे और आम सोसाइटी क्या करे कि आगे चलकर ऐसी प्रॉब्लम ना हो और हम पीसफुल कंट्री के रूप में आगे बढ़ें। अगर वो माहौल पैदा करना है जो मेरे बुज़ुर्गों ने कहा था, जिसका भी जिक्र हुआ, जयप्रकाश नारायण जी, मैं जब अलीगढ़ यूनियन में था तो वो आए थे और उन्होंने एक बात कही थी जिसका मैंने ज़ाती तजुर्बा भी किया। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी यहाँ पर हिंदू बच्चे बैठे हुए हैं, यूनियन, वहाँ की यूनियन में कहा था, उन सब को कम से कम एक मुसलमान ज़ाती दोस्त ऐसा बनाना होगा कि जो अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ समझे, उसकी बहन को अपनी बहन समझे, उसकी शादी ब्याह में जाए। मैं समझता हूँ आज इसी की ज़रूरत है। इंटरएक्शन करना पड़ेगा। हर उस मुसलमान बच्चे को कम से कम एक ऐसा ज़ाती दोस्त बनाना पड़ेगा जिससे आपके उसके घर का ताल्लुक़ एक हो जाए, तब आप एक दूसरे को समझेंगे। नहीं तो आप जब दूसरे को, उसके मज़हब को समझते ही नहीं हैं, तो फिर आपके दिल में नफ़रत भरने वाले जो लोग हैं वो 2 मिनट में माचिस लगा देते हैं। मैंने खुद अपने रूम में उसके बाद एक अपने हिंदू दोस्त को रखा, 50 साल हो गए मुझे, उसके ख़ानदान की शादी ब्याह का फ़ैसला मैं करता हूँ। वाह, मेरे बच्चों की शादी का फ़ैसला उसने किया। एक पूरा पुनबा तैयार हुआ। मैं समझता हूँ मैंने हिंदू मज़हब को उसी के ज़रिए समझा, मुस्लिम मज़हब को उसने मुझसे समझा। ये किस्सा ख़त्म हो गया है। नौजवान बच्चा आज का सिर्फ इस कोशिश में है कि कैसे नौकरी की जाए, कैसे माश तलाश किया जाए। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस मुल्क को कैसे बचाया जाए। ये मुल्क ऐसा नहीं है। आप यूरोप जाएंगे, जो ज़बान बोली जाती है वो मुल्क है। अगर जर्मनी बोल रहे हैं तो जर्मन, और फ्रांसीसी बोल रहे हैं तो फ्रांस, डच बोल रहे हैं तो डेनमार्क। एक मज़हब है उनका, एक कल्चर है। मुल्क ज़बान पे टूट गए। हिंदुस्तान इसीलिए नायाब है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक न जाने कितने मज़हब, न जाने कितने खाने और हमारे लिबास, लेकिन हम एक हैं। इसको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आज़ादी की जब आप जश्न मना रहे हैं तो ये प्लस करना पड़ेगा नौजवान। बहुत अच्छी बात है अफजल आज़ाद साहब, जो ये बात कह रहे हैं कि अब अगर हम अपनी हिंदुस्तानी तहजीब की तरफ गौर करते हैं तो ये तो हमारे जो एकता है, जो आपसी मेल मिलाप है, भाईचारा है, वो चाहे हमारे अदब को देखिए, चाहे हमारे पूरी तहजीब में जो है, ये एकता हमेशा से मौजूद रही है। तो क्या उसको अब ख़तरा दरपेश है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप अगर गौर करें तो जब हम बज़ाहिर इतने तालीम याफ्ता नहीं थे जी जितने आज समझे जा रहे हैं, मतलब मगरिब के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, मगरबी तालीम के एतबार से, वेस्टर्न एजुकेशन के उससे। आज पोजीशन ये है कि जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, मुझे याद है मैं बच्चा था, हमारे यहाँ दलितों की और ठाकुरों की कोई शादी नहीं होती थी जब तक हमारे दादा नहीं पहुँच जाते थे जी, और हमारे यहाँ कोई तकरीब नहीं होती थी जब तक कि वो नहीं आ जाते थे। दिलचस्प बात ये है कि उनके बर्तन अलहदा थे, बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन आज हमारी परेशानी ये है कि आज हम जब अकेले में मिलते हैं तो भाइयों की तरह मिलते हैं और भीड़ में मिलते हैं तो कसाईयों की तरह मिलते हैं।
हमारी ये परेशानी हो गई है। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं जो विभूति नारायण जी ने बात कही, मैं सलाम करता हूँ महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, डॉक्टर अंबेडकर को, मौलाना आज़ाद को। डिस्पाइट ऑल प्रोवोकेशन एंड जस्टिफिकेशन उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट नहीं होने दिया जी, और एक तरह से सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट रखा। इसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमने कम्युनलिज्म को तो बढ़ावा दिया ही है और दे रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग कॉमर्शियलाइजेशन भी कर रहे हैं। और आज एजुकेशन हो या हेल्थ हो, दोनों को बाजार में भेज दिया गया है, और गरीब आदमी जो है उसके लिए अच्छा इलाज और अच्छी तालीम दोनों से वो महरूम हो रहा है। तीसरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी है, कुछ लोग, अभी चूंकि बात पाकिस्तान की आ रही थी, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं इस मुल्क का शहरी बाई बर्थ ही नहीं, बाई चॉइस भी हूं। बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो, इस मुल्क का मैं बराबर का भागीदार हूं, किराएदार नहीं हूं। ये बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं। आखिरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि इस मुल्क की 1000 साल की विरासत का ही हिस्सेदार नहीं हूं, बल्कि जो हजारों साल की भारतीय संस्कृति है, परंपरा है और धरोहर है, उसका बराबर का शरीक हूं। बहुत अच्छी बात की है। ये मैं इसलिए बात करनी, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि सिर्फ हमसे ये समझा जाता है कि हम 1000 साल के अंदर के हिस्सेदार हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे एक बात यहाँ कह दूं, मुझे यह कहने में कोई वो नहीं है, राम मेरे लिए भगवान नहीं है, लेकिन मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं ब्रिजवासी हूं और मुझे अपने ब्रिजवासी होने पे इसलिए क्या मैं फख्र है कि वो कर्म योगी कृष्ण जो हैं उनकी जन्मभूमि भी रही है और कर्म भूमि भी रही है। इसलिए मुझे आप इस मुल्क से किसी भी तरह से किसी हद तक भी जाकर भी अलग नहीं कर सकते। क्यों? बकौल इकबाल, पत्थर की मूर्ति में समझाए तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। और मौलाना अल्ताफ हुसैन आली के लफ्ज़ों में, तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूना हरगिज़ अगर बहिश्त मिले। वाह, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। नाज़रीन, यहाँ हम वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने सामीन की तरफ जाएंगे जो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता, इस पर गौर करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हम भी तेरे बेटे हैं, ज़रा देख इधर भी, ए खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते। कोई सवाल है आपका? सबसे पहले आप लोगों की सकारात्मक सोच को मैं अपना हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नंदन करता हूं। सर, मेरा सवाल प्रोफेसर साहब से है। सर, आज के सोसाइटी में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी जहर उगलता है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हों, उनके फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। हिंदू है उस मुसलमान को गाली दे, मुस्लिम है वो हिंदू को गाली दे। लेकिन अभी जैसे आपने बात किया, आपके फॉलोअर कंपेरेटिवली कम होंगे। ऐसा कौन सी सोच है जो युवाओं के बीच पल रही है? इनसे कैसे दूर हों? जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो बज़ाहिर चूंकि वोकल हैं, इसलिए आपको मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। साइलेंट मेजॉरिटी इज़ नो मेजॉरिटी असल में एक तरह से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस ज़माने की हम और आप बात कर रहे हैं और चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी में अगर उनकी मेजॉरिटी होती तो फूलपुर, गोरखपुर, अजमेर और अलवर के वो परिणाम नहीं आते, वो नतीजे नहीं आते जो कि हमें देखने को मिले, बावजूद इसके कि वो सत्ता में थे, केंद्र में भी और राज्यों में भी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी जो नतीजे आए इलेक्शन के,
वो गैर मुस्लिम अक्सरियत के ज़रिए आए मुसलमान कितने से हैं। राजस्थान में मुश्किल से 10%, उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 16%, तो ये तो असरअंदाज नहीं हो सकते। तो बात ये हुआ कि इस मुल्क में हिंदू अक्सरियत जो है वो बुनियादी तौर पे सेकुलर है। हमारी इस वक्त जो परेशानी है, मैं आपको सिर्फ नौजवानों से एक बात कहूँगा, खुदा के लिए अपने अपने धर्म को सही माने में समझने की कोशिश कीजिए। आज हो ये रहा है कि कुछ लोग अपने को तो धार्मिक बना नहीं पाए वास्तविक रूप में, उन्होंने जानवरों को, रंगों को, फलों को एक धर्म की मोहर लगानी शुरू कर दी है। ऊंट मुसलमान, गाय हिंदू जी, हरा मुसलमान, केसरिया हिंदू, शरीफा या सीताफल हिंदू और खजूर मुसलमान। खुदा के लिए इस मानसिकता, इस प्रवृत्ति से निकल के आइए, और ये काम कोई नहीं करेगा, मैं आपको बता देता हूँ, न नेता और न अभिनेता। ये काम अगर कोई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का नौजवान करेगा। क्यों कि मुस्तकबिल का हिंदुस्तान मेरा अब नहीं है, वो आपका है। खुदा के लिए आगे आइए और नफ़रतों की दीवारों को गिराइए, और जो लोग नफ़रत का कारोबार करते हैं उनसे लड़िए, चाहे वो आपके रावण हो, चाहे मेरे यजीद हो, हम दोनों को उनसे लड़ने के लिए तैयार होना होगा। कुर्बान भाई, इस वक्त में जब जिस तरह की बातें इस नौजवान ने भी सवाल पूछा है, और आप एक विरासत को लेकर चल रहे हैं जहाँ पे कुर्बानियों की पूरी एक दास्तान है, तो आपकी कितनी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसको किस तरह आगे लेके चलें, वो जो मशाल आपके वालिद साहब ने आपको दी है? वो जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दूं उससे पहले अभी जो अख्तर वासिफ साहब ने कहा यहाँ कि 1947 में 2 कौमी नज़रिया पेश किया गया, और जिन लोगों ने वो पेश किया कि मुसलमान इस मुल्क में नहीं रह सकते, वो अपना अलग मुल्क लेकर के अलग हो गए। बावजूद इसके हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क बना। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को, ये युवाओं को ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि वो 2 कौमी नज़रिया फ़ेल हुआ बांग्लादेश के बनने से, और जो बात कही जाती थी कि मुसलमान जो हैं वो एक हैं, चाहे किसी भी ज़बान या कल्चर के हों, ये मफरूज़ा गलत साबित हुआ। और इसकी पेशीनगोई मौलाना आज़ाद ने सन 46 में कर दी थी। उनसे जब पूछा गया था कि आप पाकिस्तान के मुखालिफ क्यों हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग जिनके ऊपर आज ये मजहबी जुनून है पाकिस्तान का, वो जब उतरेगा तो ये एक दूसरे का गला काटेंगे। अगर पाकिस्तान का बनना इस बर्रे सगीर के मुसलमानों के हक़ में होता तो मैं पहला शख्स होता जो इसकी हिमायत में खड़ा होता। तो इसलिए एक तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि चाहे वो सावरकर की 2 नेशन थ्योरी हो या जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी हो, वो कभी भी इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुल्क 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी सभ्यता और संस्कृति का देश है। और पिछले 1000 साल से जो इस मुल्क में कल्चर पैदा हुआ है, और जिसके के जनक अमीर खुसरो माने जाते हैं, और जिनका कलाम हर गांव और कस्बे में गाया जाता है, हर दरगाह पे गाया जाता है, और जो सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, उस मुल्क को मज़हब और नफ़रत की बुनियाद पर नहीं तोड़ा जा सकता, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान कायम किया गया था। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमें आज़ादी मिली है, हाँ, इसका ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है, और ख़ास करके इसमें जो यूथ फोर्स है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हुआ है, और ये माना गया है कि हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी है, और इसके जो मैन पावर है, आज हमारे यूथ अमेरिका में जाकर के कंप्यूटर इंजीनियर बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हुए हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। लेकिन जब हमारे मुल्क की बात आती है तो हम उसमें पीछे रह जाते हैं। आखिर क्यों? हमें एक तो इसका जवाब तलाश करना होगा, और दूसरा ये जवाब तलाश करना होगा कि इस मुल्क को एक रखने की जो शर्त है, जिसकी तरफ राय साहब ने इशारा किया, वो अगर नहीं कायम रहेगी तो ये मुल्क भी उसी तरह से टूटेगा जिस तरह से पाकिस्तान टूटा था, अगर इसको एक मज़हब, एक रंग और एक लिबास का मुल्क बनाने की कोशिश की गई। वरना तो ये हज़ारों साल से एक रहा है, एक रहेगा, और एक बड़ी असेट के तौर पे दुनिया के सामने आएगा। याद रखिए, मुझे इस मामले में कोई शक व शुबा नहीं है कि हिंदुस्तान का न कभी कुछ बिगड़ा और न कभी कुछ बिगड़ सकता है। इकबाल के लफ्ज़ों में, बरसों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बात का दृढ़ संकल्प करना चाहिए, अपने से वादा करना चाहिए, दूसरों से नहीं, कि हम इस मुल्क में
जो धर्मनिरपेक्षता है, जो कि बुनियादी तौर पे हमें वसुधैव कुटुम्बकम से मिली है, माफ़ कीजिएगा, जो हमें ला इकराह फिद्दीन से मिली है, उसका हम पालन करेंगे और एक तरह से इस मुल्क को एक रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जब हम ये तय कर लेंगे तो हमने तो उस क्या मैं साम्राज्य का सूरज गुरूब कर दिया था जिसमें कभी सूरज गुरूब ही नहीं होता था, तो फिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। वक्फे के बाद हम लौट कर आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। फिर दयारे हिंद को आबाद करने के लिए झूम कर उठो, वतन आज़ाद करने के लिए। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। इसका नहीं है रंज के तकसीम घर हुआ, फूलों भरी जो बेल थी आंगन में कट गई। हम कब समझेंगे तकसीम से क्या नुकसान हुआ। एक मुल्क के 3 मुल्क बन चुके हैं, उसके बावजूद आपस में भी हम जो है एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। इसका इलाज सिर्फ इतना है कि जब कोई आपको लड़वाए तो आप लड़िए नहीं और करीब आइए। बस हम आखिर में हैं। अदीब साहब, अब यहाँ से ये सफ़र किस तरीके से आगे लेकर चला जाए? ये बात एक नौजवान ने कही, मैं उसको इत्तेफाक करता हूँ, सियासी आदमी हूँ। वही लोग पार्लियामेंट जाते हैं जो आग उगलते हैं। जाकर देखिए पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। जब उसका 50 साल जश्न हुआ था तो मैं उस वक्त था। मैंने पार्लियामेंट में यही कहा था कि जब मैं नौजवान था तो इन गैलरीज में आता था अपने हीरोज़ को सुनने के लिए, लेकिन आज गैलरीज खाली हैं इसलिए कि यहाँ कोई हीरो नहीं है। अब लोग चाहते ये हैं कि सियासत में जाकर नाजायज़ दौलत कैसे कमाएं। जब हाकिम वक्त चोर होगा तो उसके असरात समाज पे ज़रूर पड़ेंगे। ये जो राय साहब बात कह रहे हैं, जो समाज में गिरावट आई है, डिग्रेडेशन है, ये सिर्फ सियासत में ही है या पूरा समाज कहीं ना कहीं जवाल का शिकार है? असल में देखिए, जो अब ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई हैं, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी हुआ था कि हम एजुकेशन और हेल्थ केयर जो सबसे बड़े 2 सेक्टर थे, सबसे ज़रूरी सेक्टर्स थे, उसमें स्टेट का रोल ख़त्म करते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस तरह का एक, जिसे आप कह सकते हैं खुले मार्केट की, ओपन मार्केट की बात हो रही है। ये बड़ी ख़तरनाक है। इसमें तो बाजार के हवाले हो गए। जैसे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे भारत के संदर्भ में आप देखें, एक तो हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही। जो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जैसे लोगों ने जिस तरह के इदारों की नींव रखी थी, जिसमें यूजीसी भी थी, जिसमें तमाम काउंसिल्स थे, उन सबको कमज़ोर किया जा रहा है और साइंटिफिक टेम्परामेंट ख़त्म करने की लगातार कोशिश हो रही है। और दूसरे, हमको पूरी तरह से मार्केट के सहारे छोड़ा जा रहा है। तो इसका एक नतीजा भी हम देख रहे हैं, जो अभी कई वक्ताओं ने कहा कि आदर्श ख़त्म हो रहे हैं, आइडियलिज़म की बात अब कोई नहीं करता, कोई बड़ा सपना देखने वाला समाज नहीं रह गया। एक दौर था जब छात्रों के बीच आप जाइए तो अक्सर उनकी बहस का एक मुद्दा ये भी होता था कि हम बेहतर समाज कैसे बनाएं, बेहतर हिंदुस्तान कैसे बने। आज ज़्यादा से ज़्यादा बात ये होती है कि हमारा जो पे पैकेट है, जो हमें महीने में या साल में जो मिलेगा, वो कितना होगा। लूट जो चल रही है चारों तरफ, उसमें हमारा हिस्सा क्या है। मतलब तो ये कैरियर इम्पोर्टेंट हो गया, उसमें बाकी जो है चीज़ें पीछे चली गई हैं। सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा ख़तरा मुझे नज़र आ रहा है, वो ये कि नौजवानों ने सपने देखने बंद कर दिए। खासतौर बड़े सपने देखने, जिसमें देश को, दुनिया को बदलने की बात होती थी, वो बंद किए। वो तो सीधा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मुल्क को लेकर जो है ख्वाब देखने बंद हो गए, अपने आप को लेकर जो है ख्वाब देखे जा रहे हैं। इसलिए मुल्क का जो दिमाग है वो बाहर भी चला जाता है और दूसरे मुल्कों को बसा रहा है, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। बिल्कुल सही कहा राय साहब ने। दरअसल हो ये रहा है, और हम 1991 से देख रहे हैं, तकरीबन 27 बरस हो गए जब से रिफॉर्म्स आए, जब से ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का ख्वाब दिखाया गया। और लेकिन इससे रोजगार तो आया है ना। इससे नहीं, रोजगार आया, लेकिन किस तरह का रोजगार है आप देखिए। आज ये जो चमक दमक दिख रही है, ये सिर्फ शहरों में मौजूद है। ये मॉल्स सिर्फ शहरों में मौजूद है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, आप 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहाँ चलिए और मैं वहाँ आपको दिखाता हूँ कि गुर्बत क्या है। आज भी आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है। यूनाइटेड नेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमें ये बताती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखे लोग हिंदुस्तान में हैं, जिनकी तादाद 20 करोड़ से ज़्यादा है। वो 20 करोड़ ऐसे अभागे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, भूखे सोने के लिए मजबूर हैं।
10 लाख बच्चे 5 साल तक की उम्र के हर साल इसलिए मर जाते हैं कि माल न्यूट्रिशन है, उनको उतनी ग़िज़ा नहीं मिल पाती। अभी दिल्ली का एक हादसा हुआ, 3 बच्चियां भूखी मर गईं। ये हमारे मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। हम जाहिर है कि इस ग्लोबलाइजेशन और इसके लिबरलाइजेशन से हम अपने जो इंटरनेशनल आका हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, उन्हें खुश कर सकते हैं, उनसे बड़ी इमदाद भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये गैर बराबरी बढ़ रही है समाज में, ये बड़ी घातक है। और इसलिए आज ये जो तिरुपति से लेकर के और काठमांडू तक जो पूरा एक रेड कॉरिडोर बन गया, ये नक्सलिज्म जो आ रहा है, ये हिंसा फैल रही है समाज में, आखिर क्यों हो रही है? वो इसलिए कि लोगों के पास रोटी नहीं है, रोज़ी नहीं है। और जब लोगों के दिल टूट जाते हैं तो मुल्क टूट जाया करते हैं। उसकी तरफ आज सोचना पड़ेगा। ये आज़ादी तो हमें मिल गई, 70 साल हम इसको चला के भी ले आए, लेकिन क्या इस आज़ादी के पीछे जो मकसद था कि हर आदमी सर उठा करके चलेगा, किसी तरह का कोई इम्तियाज़ डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होगा। आज दलितों की हालत क्या है? हम आज़ादी के 70 साल बाद आज हमारा दलित वो घोड़ी पर बैठ कर के बारात नहीं ले जा सकता, साफ पानी नहीं पी सकता, मंदिर में नहीं जा सकता। किस तरह के समाज में रह रहे हैं? क्या हम सभ्य समाज कहने के लायक हैं 21वीं सदी में? अखबार साहब, यहाँ से सफ़र कैसे आगे बढ़ना चाहिए कि एक मस्बत सोच के साथ, कि जिससे जो है हम वो कुछ हासिल कर सकें जिसका ख्वाब शहीदाने वतन ने देखा था, आज़ादी जैसे हासिल करवाई। मुझे ये कहने में हो सकता है बाद लोगों को बुरा लगे और अच्छा न लगे, लेकिन मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, हमें अपनी मजहबी जो निस्बतें हैं उन्हें अपने घरों में रखना चाहिए जी, लेकिन वतन से वफादारी और वतन से ताल्लुक़ जो है उसे सर फहरिस्त रखना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने समाज के गरीबों के लिए, अपने समाज के पिछड़ों के लिए, अपने समाज के जो दरिद्र हैं उनके लिए काम करेंगे। और मुझे मुसलमानों से आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहनी है, क्योंकि बात यह कि दूसरों को नसीहत करना और दूसरों की बुराई करना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद अपने गरीबान में भी ढूंढ डाल के देखना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब आप पे वक्त पड़े तो विभूति नारायण आपके साथ खड़े हो, जैसे ये मेरठ और मलियाना के वक्त खड़े हुए जी। सेकुलरिज्म का मंतकी लाजमी तकाजा ये भी है कि जब दूसरों पे बुरा वक्त पड़े तो आप उनके साथ बराबर से खड़े हों, उनकी मदद करें, समझे। और जब ये होगा तो हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और मैं अपनी बात को मौलाना आज़ाद की उस तकरीर पे ख़त्म करना चाहता हूँ जो 1924 में कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से इसी दिल्ली में स्पेशल इजलास में उन्होंने कहा था, अगर एक फरिश्ता आसमान की बुलंदियों से उतर कर आए और कुतुब मीनार की चोटी पर खड़े होकर ये कहे कि हिंदुस्तान को स्वराज अभी मिल सकता है बशर्ते कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए, तो मैं स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊंगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से नहीं। चूँकि स्वराज मिलने में अगर देर हुई तो सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और यूनिटी जाती रही तो ये आलम इंसानियत का नुकसान होगा। आइए आज हम अहद करें कि कुछ भी हो जाएगा इंसानियत को क्षति नहीं पहुंचने देंगे, मानवता का नुकसान नहीं होने देंगे। वाह, बहुत अच्छी बात नाज़रीन। इसी बहुत अच्छी बात जब अख्तर वासिफ साहब ने कह ही दी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इस तकरीर का हवाले से, तो अब हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। सिर्फ आपसे इतना कहना है कि कुर्बान अली साहब यहाँ मौजूद हैं। आप हमने देखा कि और जाना भी कि इनके जैसे बहुत से लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ देखी हैं और दी हैं इस वतन के लिए। इस आज़ादी को संभाल कर रखिए, बहुत मुश्किल से ये आज़ादी मिली है। आपस के तफरक़े में बिल्कुल मत पड़िए, एक रहिए, नेक रहिए और वतन के बारे में सोचिए। और हमेशा ये कहते रहिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया।